Our topic is why do we need a parliament? ठीक है ना। पार्लियामेंट क्या है, मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था आपसे। सिंपली आई क्लियर्ड यू कि पार्लियामेंट की जो हिंदी मैंने बताया था वो संसद बताया था। पार्लियामेंट की हिंदी मैंने क्या बताया था आपको? संसद बताया था। आवाज आ रही सभी को? यस सर। यस सर। ध्यान से सुनिएगा। पार्लियामेंट संसद एक भवन है, एक बिल्डिंग है, लेकिन एक कार्यकारिणी परिषद भी है, यानी कार्य करने वाली, ठीक है ना, काम करने वाली। बहुत ही बेसिक बता रहा हूं मैं बहुत ज्यादा आपसे हाईटेक होकर नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत से वीक स्टूडेंट भी हैं, बहुत से अच्छे स्टूडेंट भी हैं, मीडियम स्टूडेंट भी हैं, हर प्रकार के स्टूडेंट हैं। तो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे बहुत ही सिंपली बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पॉलिटिकल साइंस अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आ रही तो बहुत टफ लगती है। तो समझने की कोशिश करिए। सभी लोग नाम सुने होंगे इसका, ऐसा नहीं कि नहीं सुने हैं, डेली न्यूज में सुनते हैं, कहीं ना कहीं सुने होंगे, और नहीं सुने हैं तो सुनेंगे आगे चल, ठीक है। तो ये समझिए कि मैंने बताया कि पार्लियामेंट एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा भवन जहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जो वहां के मेंबर हैं, वो पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, पूरी कंट्री के लिए कानून बनाते हैं। यानी वहां पर बना हुआ जो लॉ होगा, कानून होगा, वो पूरी कंट्री में अप्लाई होगा। अब हम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। 7th में हमने एक स्टेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। 7th में हमने एक स्टेट के बारे में पढ़ा था, तो आपको उस बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब जिन बच्चों ने क्लास 7th में वो चैप्टर 3 जो मैंने पढ़ाया था वो अगर नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए थोड़ा यहाँ समस्या आ रही होगी, और जिन्होंने क्लास 7th में चैप्टर 3 पढ़ा होगा उनको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोशिश करूंगा कि जिनका रह गया था उसके बावजूद भी उनको बहुत अच्छे से समझ में आए, बशर्ते आपको ध्यान से सुनना है। तो फर्स्टली आई वांट टू से कि पार्लियामेंट के बारे में ऑन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स अबाउट द पार्लियामेंट, है ना। सब ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन आंसर, राइट आंसर। पार्लियामेंट इज है ना लॉ मेकिंग बॉडी, ऐसा करके आपने बहुत सारा बताया। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना, सच इंस्टीट्यूशन वेयर द लॉ मेक्स, ऐसे आपने करके बहुत सारी चीज बताई है। एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ सही है, ठीक है ना। किसी भी डिफिनीशन को हम लोग नैरो नहीं कर सकते हैं। कोई भी डिफिनीशन अपने आप में ऐसा नहीं कि कोई भी डिफिनीशन ऐसी है कि जो आपने जितना बता दिया उतना ही सही, उसके आगे जो बात कर रहे हैं वो सही नहीं। डिफिनीशन ब्रॉड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जब डिस्कस किया था पार्लियामेंट के बारे में, according to your book I am looking here is written कि it is the best expressed institution of the parliament। पार्लियामेंट क्या है? एक ऐसी संस्था है, पार्लियामेंट एक ऐसी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जहां पर सबसे अच्छा एक्सप्रेशन होता है, जहां पर सबसे अच्छा एक्सप्रेशन होता है। अब ये क्या बात है? सबसे एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जहां पर जनता की आवाज को आगे बढ़ाया जाता है, जनता की आवाज को क्या किया जाता है? आगे बढ़ाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा जनता की आवाज कैसे है? जनता की आवाज तो, जनता तो घर में रहती है ना, पार्लियामेंट में हमारी आवाज कैसे जा रही है? तो सिंपली से आप समझिएगा कि आपके द्वारा ही इलेक्टेड जो मेंबर हैं, आपके द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर हैं वही तो वहां पर आपकी बात को रख रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को तो पार्लियामेंट में ले नहीं जाया जा सकता है कि चलो भाई उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को आज पार्लियामेंट के अंदर ले चलते हैं, है ना। बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर के जो पीपल्स हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर ले चलते हैं, वो वहां से लाएंगे कानून बनाने के लिए, ऐसा नहीं होता है ना। अपने अपने एरिया से एक मेंबर को इलेक्ट कर लिया जाता है और वही जाके वहां पर पार्लियामेंट में अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को, यानी आपके क्षेत्र की समस्या को, आपके क्षेत्र का, आपके एरिया का जो पार्लियामेंट है वो वहां आपके एरिया का जो कॉन्स्टिट्यूट एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन एरिया है, वो वहां पार्लियामेंट में डिस्कशन करें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताइए मुझे, इतनी यहां तक समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ, इसको देखो एक और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसको अच्छे से और समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे घर में जब कहीं कोई निमंत्रण आता है, कोई इन्विटेशन आता है, समझिएगा थोड़ा, उसमें ना चले कि इन्विटेशन आ रहा है कहीं से, ठीक है। समझिए, इमेजिन करिए कि कोई इन्विटेशन आता है, तो ज्यादातर कहीं कहीं पे मतलब पूरी फैमिली के लिए चलो ठीक रहता है, तो निमंत्रण हो गया, आपका इन्विटेशन हो गया, तो पूरी फैमिली खाने चली जाती है। लेकिन कभी कभी ज्यादातर ऐसा होता है कि कार्ड आते हैं आपके घर में और घर से एक मेंबर ही जाता है,
घर से एक मेंबर ही जाता है। तो जब वो एक मेंबर, जैसे आपके पापा हैं, हर जगह आप लोग नहीं जा पाते होंगे, लेकिन आपके फादर कहीं इन्विटेशन आता होगा तो कहीं वो जाते होंगे, है ना। तो घर से लगभग लगभग एक मेंबर जाता है। ज्यादातर जो घर के सीनियर होते हैं वही ज्यादातर इन्विटेशन को अटेंड कर लेते हैं। तो वो जो एक मेंबर आपके घर से कहीं बाहर निमंत्रण में जा रहा है, तो जिसके फंक्शन में जा रहा है, वो एक मेंबर क्या कर रहा है, वो आपके पूरे घर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। भले ही आप गए हो, अगर आप ही अपने घर से कहीं चले गए इनविटेशन में, आपके पापा को टाइम नहीं है, मम्मी को टाइम नहीं है, आपकी सिस्टर को जो बड़ी है आपसे उनको टाइम नहीं है, आप चले गए निमंत्रण में, तो वहां के लोग क्या सोचेंगे कि चलो उनके घर से एक बच्चा आया तो है, खाना खाने के लिए आया तो है, हमने कार्ड दिया था आया तो है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप जाके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही किसी गांव में, जब मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया था, पूरे गांव में, गांव के बीच से ही एक मेंबर क्या चुना जाता है, सरपंच चुना जाता था, प्रधान चुना जाता था, है ना। पूरे छोटे से एक गांव का एक मेंबर होता था प्रधान। तो प्रधान क्या था, एक लीडरशिप कर रहा है, यानी आपके गांव की समस्या को कौन देख रहा है, प्रधान देख रहा है, क्योंकि आपके बीच का तो मेंबर है, आपने ही तो उसको वोट दिया है, आपने ही तो उसको चुना है। तो अब सरकार बार बार पूरे गांव वालों से बात नहीं करेगी, सरकार केवल उस प्रधान से बात करेगी। इसी तरह से एक छोटे से लेवल पर गांव हो गया, कई गांवों को मिलाकर, मैंने बताया था आपको, ब्लॉक होता है, कई गांवों को मिलाकर ब्लॉक बनाया जाता है। ब्लॉक का मतलब कई गांवों का समूह, है ना। और फिर कई ब्लॉक, जैसे हमारा ब्लॉक इधर कोई रामनगर ब्लॉक लग रहा है, कहीं राजापुर ब्लॉक लग रहा है ना, कहीं पर मऊ लग रहा है ब्लॉक। इस तरह से अपने चित्रकूट जिले में कई सारे छोटे छोटे, हालांकि अब तो ये तहसील बन गए हैं, अब ब्लॉक भी हो, ब्लॉक से बड़े लेवल पे आ गए हैं, तहसील हो गए हैं। तो मैंने ये एक स्टेप आपको समझाया हुआ था, ठीक है, ये स्टेप मैंने आपको क्लास 6 में समझाया हुआ था। अब आपको समझने वाली बात यह है कि अब हम एक बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। हमने बात किया पार्लियामेंट के मेंबर की, अब थोड़ा सा पार्लियामेंट के मेंबर की बात कर लेते हैं, जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग कानून पार्लियामेंट में बनाते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमपी। एमपी मतलब पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। अब समझिएगा कि अब ये बताइए, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो एरिया निर्धारित होगा और जो एमएलए का निर्धारित होगा, क्या वो सेम होगा, बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए। नो सर, ये एमपी हो गया, ये एमएलए हो गए, ये एमपी हो गए। अब आप बताइए मुझे कि एमएलए का जो एरिया निर्धारित है, मतलब एरिया का मतलब समझ रहे हैं कि एमएलए जैसे कोई विधायक चुनाव लड़ा है तो कितने क्षेत्र के लोगों को कवर कर रहा है, ठीक है ना। उसका कॉन्स्टिट्यूशन एरिया, कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया, मतलब उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया उसको बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया यानी उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है, यानी जितने से वो चुनाव लड़ रहा है, कितनी जगह का वो विधायक है, कितने लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि एक एमएलए कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बताइए कि एमएलए का जो रिप्रेजेंटेटिव एरिया है और एमपी का जो रिप्रेजेंटेटिव एरिया है, क्या वो सेम है, होगा, ये बताइए। नो सर, नो सर। तो फिर ये बताइए किसका कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया बड़ा होगा और किसका कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया छोटा होगा, बताइए। एमपी का सर बड़ा होगा, एमपी का बड़ा होगा, एमएलए का छोटा होगा सर। एमपी का बड़ा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, एमपी का बड़ा होगा क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद है, देश में कानून बन रहा है, वहां के तो उसका एरिया भी तो बड़ा रखेंगे, है ना। और एमएलए कहाँ का है, एमएलए एक स्टेट का, एक स्टेट के अंदर का पार्ट है। एक एमएलए का मतलब एक स्टेट में बहुत सारे एमएलए हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, इसमें बहुत सारे बेटा एमएलए हो सकते हैं, बहुत सारे एमएलए, यहाँ पर बहुत सारे एमएलए होंगे, ठीक है ना, ये बहुत सारे एमएलए होंगे। लेकिन जब हम एक कंट्री की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, एमपी की बात करेंगे, तो एमपी का जो एरिया होगा वो बहुत बड़ा होगा, एमपी का एरिया बड़े लेवल पर होगा, ठीक है ना, इस तरह से। और इन्हीं एमपी को टोटल हमने बताया था कि टोटल 545 आपके करंट में एमपी हैं, जिनमें से 2 नॉमिनेटेड हैं
2 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब इनका इलेक्शन नहीं होता है। राष्ट्रपति आपका जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पावर से इनको नॉमिनेट कर देता है 2 मेंबर को, जिनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। ये जो एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है कि जिनके वंशावलियां कभी ना कभी क्या रही हैं, अंग्रेजों से जुड़ी हुई हैं और भारत से भी जुड़ी हुई हैं, इसीलिए उनको एंग्लो इंडियन। भाई जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है ना, एंग्लो इंडियंस थे, कुछ अंग्रेज जो रहे जो भारत बाद में भारतीय हो गए, ठीक है ना, तो उनका जो निवास रहा वो तो अंग्रेज ही रहे, लेकिन अब वो भारत के हो गए, है ना। तो इस तरह से एंग्लो इंडियंस के भी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल मैं करंट का अपडेट बता दे रहा हूं, करंट का अपडेट, अब ये सिस्टम हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये जो राष्ट्रपति, ये जो आपके प्रेसिडेंट हैं, ये 2 मेंबर लोकसभा में क्या करते थे? नॉमिनेट करते थे। जस्ट इसको आपको इसी ईयर में मैं आपको डेट बता दूंगा, इसमें दिया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उसको जस्ट अभी हटा दिया गया। अब आप इतना समझ लीजिए कि अब जो है, और एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो नंबर है 545, ये नंबर 2026 के बाद बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। 2026 के बाद क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि इनका नंबर, नहीं वोटिंग की बात नहीं चल रही, बात तो दूसरी चल रही है, समझिएगा। ये बताइए, क्या लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं अभी? लोकसभा की, राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा की बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट के 2 पार्ट है ना आपके, हैं तो वैसे ऑर्गन 3 पार्ट हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की बात हम नहीं करते। प्रेसिडेंट का रोल हम लास्ट में बताएंगे कि क्या रोल है प्रेसिडेंट का, और राज्यसभा की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल लोकसभा की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के फर्स्ट पार्ट की यानी लोकसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लोकसभा में 545 मेंबर हैं, क्या जब हमारा कंट्री फ्री हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो क्या इतने ही मेंबर थे? इतने? तो फिर कितने मेंबर थे बताइए, कितने मेंबर थे फिर? पता नहीं सर, पता नहीं। 500 कितने मेंबर थे बेटा? 500, हाँ 500 मेंबर थे आपके, 500 मेंबर थे। और इन्हीं 500 मेंबर को आपको क्या किया गया? सबसे पहले इसमें 1962 यानी देश आपका 1947 में आजाद जरूर हो गया था, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई आपको पता है कि 1950 से हुआ था, 26 जनवरी 1950 से हुआ था, है ना, ये आपको पता है। इसके बाद आपका देश 1950 से स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन लोकसभा क्या बन गई थी क्या तब? नहीं, लोकसभा नहीं बनी थी। मैंने क्या बताया था कि ये जो पार्लियामेंट है, ये इसके पहले क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, संविधान सभा, यानी देश के जितने भी मेंबर आजादी की लड़ाई में साथ में रहे। अब जब देश आजाद हुआ तो सभी देशों के क्षेत्र से मिलकर जो लोग आए हुए थे, जो अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं लीडरशिप में चुनाव जीते हुए थे, वो सभी क्षेत्रों से मिलकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, मीटिंग लेते हैं, डिस्कशन लेते हैं, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाने की प्लानिंग करते हैं, तैयार करते हैं। अन्य देशों के संविधानों को देखते हैं कि वहां पर कैसा संविधान बना हुआ है, वहां पर कैसा बना हुआ है, और उन सभी की बातों को, अच्छी अच्छी बातों को कॉपी करके अपने यहाँ लाते हैं, कुछ अपनी बातें भी जोड़ते हैं, और एक नया संविधान तैयार करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं बेटा। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में लगभग 2 ईयर्स, ये चीज मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा, अभी केवल आप सुन लीजिए, चैप्टर 1 में मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन सुन लीजिए, कहानी की तरफ सुन लीजिए कि जब देश आपका आजाद हुआ तो उसके बाद की कहानी क्या थी। हमें लगता है कि बस देश आजाद हो गया और तो वैसे कानून बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे बहुत समस्याएं हुई थी, बहुत कठिनाई लोगों को सामना। इतना बड़ा देश था, अचानक से ब्रिटेन छोड़कर चला गया, कोई सरकार नहीं थी भारत में, एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती थी, है ना। लोग आपस में लड़ सकते थे, एक दूसरे को मार सकते थे, है ना। जो ज्यादा शक्तिशाली है वो उसके ऊपर शासन कर सकता था। इसलिए देश को एक कानून बनाने की, एक लॉ की जरूरत थी कि देश में अगर कोई सिस्टम नहीं बनेगा, कोई लॉ नहीं बनेगा, कोई लॉ एंड रूल रेगुलेशन नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे, तो देश चलेगा कैसे? कोई भी देश नहीं चल सकता है। जब एक छोटी सी फैमिली नहीं चल सकती है, मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि जब एक फैमिली, आपकी फैमिली में भी रूल्स रेगुलेशन है, आपके पेरेंट्स ने बताए हुए हैं, आपके पेरेंट्स ने जो उनके पेरेंट्स रहे होंगे उन्होंने कुछ बताए रहे होंगे। सोसाइटी में जब एक रूल्स होता है तो एक पूरे देश के लिए भी तो रूल्स चाहिए, और ये रूल्स ऐसा नहीं चाहिए कि बस हाँ कहने में हो गया, जो नहीं किया तो चलो ठीक है माफ कर दिया है, ऐसा नहीं। कठिन, हार्ड एंड टफ हमें रूल्स बनाने थे।
तो ये सारी समस्याएं थी बेटा देश के सामने इतनी बड़ी समस्या थी कि इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग, अगर फटाफट हम लोगों ने काम नहीं किया तो इस देश में बहुत बड़ी समस्या आ सकती थी। हम लोग गरीबी की कगार पे थे हम लोग, समझ में आ रहा है ना? इतना बड़ा देश, कैसे सिस्टम चलेगा, कैसे एग्रीकल्चर, कैसे खेती होगी, फिर उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, हम लोग के पास कोई आइडिया नहीं था, ठीक है ना? इसलिए हम लोगों ने एक लॉ एंड रूल्स बनाने की कोशिश की और उसका नाम दिया संविधान। उसको नाम दिया हमने कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का संग्रह, है ना? सेट ऑफ रूल्स, जिसके संविधान का मतलब ही होता है कि सेट ऑफ रूल्स, जिसको क्या होगा, जिसको एक बार बना दिया जाएगा तो देश का छोटा सा बच्चा हो या देश का कोई बहुत बड़ा आदमी हो, कोई प्रेसिडेंट भी हो, वो संविधान को मानेगा। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी नहीं है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी बड़ा नहीं है। इसीलिए बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या माना गया? गीता पुराण से भी बढ़कर माना गया, ठीक है ना? कि ये संविधान है और इसको इसमें जो बातें आज हम लिखने जा रहे हैं, देश की आने वाली जो पीढ़ी है उनको यही बातें सब क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। यही सब बातें उनको माननी पड़ेंगी। और इसीलिए इस सारी समस्याओं को निपटने के लिए हमारे देश के लोगों ने मेहनत किया और लगभग कितना समय लग गया इस संविधान को बनाने में, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? 2 इयर्स, ठीक है, 11 मंथ, 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज, ठीक है, 18 डेज, 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज पूरे संविधान को बनाने में समय लग गया। और ये हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ? ये तैयार कब हुआ? इसको कब अपने ऊपर आत्मार्पित कर लिया गया कि भैया चलो संविधान बन गया है, सब लोग हम इसको स्वीकार करते हैं। तो ये कौन सी डेट है? इस डेट को याद रखेंगे, ये है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना? 26 नवंबर 1949 को ये डेट याद रखिएगा। इस दिन सभी देश के जितने भी लोग रहे सभी ने हस्ताक्षर किया, संविधान को स्वीकार कर लिया। यानी हमारे मेंबर्स, बात में अंग्रेजों के समय में भी तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़े थे। अंग्रेजों के समय में भी, मैं पढ़ाऊंगा जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जब हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तब आपको उसमें मजा आएगा, आनंद आएगा, आपको पता चलेगा कि हमारे देश में क्या क्या हुआ है, ठीक है ना? कि इतना आसानी से आजादी नहीं मिली है और आजादी मिलने के बाद भी हम लोगों के पास कितनी समस्याएं थी, ये चीज हमें समझना जरूरी है, ठीक है ना? क्योंकि अब आप लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सोशल साइंस में अब बिल्कुल अंदर समा जाइए, घुस जाइए उसके अंदर और अपने आप को बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अब आप एक ऐसी हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हैं जिससे आप एक मजबूत ताकतवर अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? अगर जिस व्यक्ति को सोशल साइंस का नॉलेज नहीं है वो बच्चा कभी भी लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकता। इस बात को आप मान लीजिए। मैथ साइंस आप लोग भले ही लगा सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस का नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप सोसाइटी में कहीं खड़े नहीं हो सकते और आगे कोई कंपटीशन एग्जाम क्या निकाले। इसका नॉलेज सभी के पास होना चाहिए, इसका नॉलेज सभी के पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे वो कहीं से भी, वो कोई सोचे कि नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल सोशल साइंस आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए और समझते जाइए। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना और घर में बैठ के कुछ सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे हमसे, तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताएं मुझे। यस सर। यस सर। यस सर। ये आप बताइए मुझे कि आपको जो मैंने आपको ये आज बातें बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से लेकर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आई कि नहीं आई, ये बताइए। यस सर। हाँ, और अब आप समझिएगा कि वही उसी को संविधान सभा का नाम दिया गया बेटा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही आगे चलकर क्या हो गई। माइक नोट कर लीजिए बेटा। ज्ञानेंद्र सिंह, हाँ, नंदिनी, राघव, आप लोग माइक नोट कर लीजिए, ठीक है? देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, जब संविधान बनकर इस डेट में तैयार हो गया, इस डेट में जब बनकर तैयार हो गया, तो अब हमें आगे एक जरूरत थी किसकी? पार्लियामेंट की। हमें पार्लियामेंट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं 1949 में हम लोग इसको आत्मार्पित कर लेते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर रिपब्लिक डे फिर क्या है? रिपब्लिक डे का मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 को, इसी में आगे आ जाएंगे 26 जनवरी 1950 को, ये बात भी कंप्लीट कर लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? फिर
26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। यानी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, जिसको वहां के जितने भी संविधान सभा के लोग थे, उन्होंने सबने सिग्नेचर हस्ताक्षर करके कह दिया कि हमारी तरफ से ओके है, ठीक है, अब हम सब लोग संविधान को आत्मार्पित कर लेते हैं, देश इसको स्वीकार करता है, ठीक है ना भाई, देश के ही तो लोग थे, सब बना रहे थे, है ना, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन देश में लागू होना अलग डेट होती है, याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में ये दो शब्दों को याद रखिएगा, एक्सेप्टेड और इंप्लीमेंट में अंतर होता है। एक्सेप्ट किस दिन किया गया, कानून बना किस दिन, और कानून लागू कब हुआ, ये दोनों बातों में डिफरेंस होता है। तो इंप्लीमेंट आपका कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। इस दिन से पूरे देश में ये जो संविधान के जो नियम बने थे, ये पूरे देश में लागू हो गए। और उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि लोगों को अपने राइट के बारे में पता चल गया, अधिकार के बारे में पता चल गया, लोगों को ये पता चल गया कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमने अगर ये किया तो हमें पनिशमेंट मिल सकता है, हमें अपने ही एरिया पे काम करना है, हमें दूसरे के एरिया पे काम नहीं करना है, हमें अपने देश के बारे में क्या सोचना है। बात समझ में आ रही ना। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से ये सारे फैसिलिटीज सारे लोगों को, है ना, जीवन जीने का एक ढंग लोगों को मिल गया। इसीलिए इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है कि देश तो हमारा भले ही 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन उस आजादी का हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो एक ऐसी आजादी थी कि जिसमें कोई भी पावरफुल रूलर हमारे ऊपर शासन कर सकता था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी हमारे पास। जैसे कि इससे पहले हमारे मुगल काल में हमने पढ़ा है क्लास 7 में, मुगल एम्पायर पढ़ा है। तो मुगल एम्पायर में क्या हुआ था, बाहर के लोग आके हमारे ऊपर शासन करने लगे हमारी कंट्री पर, है ना। मुगल में बाबर हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, ये पहले दिल्ली सल्तनत के लोग आए, अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये सारे लोग आए हमारे ऊपर, पूरे देश में अपना शासन कर रहे थे। इसके बाद मुगल एम्पायर आए, मुगल एम्पायर में औरंगजेब को देखिए कितना तानाशाही था, है ना। तो ऐसे कोई भी लोग हमारे ऊपर आके शासन कर सकते थे। तो ऐसी आजादी का क्या मतलब था, ये आजादी खतरनाक थी, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हुआ था ब्रिटेन से, अंग्रेजों से, लेकिन हमें जरूरत थी एक ऐसी आजादी की जिसमें हम लोग संगठित होकर रह सके। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या किया, संगठित किया, देश को बताया कि अब एक भारत एक राष्ट्र है, एक देश है, इस देश के रहने वाले जो लोग हैं वो सभी आपस में क्या रहेंगे, भाईचारे की भावना से रहेंगे, ठीक है ना। कोई किसी के ऊपर डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, एक गवर्नमेंट बनेगी, एक सेना तैयार होगी, हर चीज का एक सिस्टम। तो इस तरह की आजादी हमें चाहिए थी। बात समझ में आ रही है ना। तो वो फ्रीडम में और इस फ्रीडम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको कोई कह दे कि अच्छा 1947 की फ्रीडम से क्या प्रॉब्लम थी, तो आप उसको यही बता सकते हैं कि 1947 की जो फ्रीडम थी वो हमारी पूर्ण फ्रीडम नहीं थी, वो हमारी पूरी तरह से फ्रीडम नहीं थी। वो तो हमारा एक कोई पार्टी कोई बाहर से आई थी, कोई उपनिवेश, कोई अंग्रेज आए थे, वो बाहर से हमें वो हमारे ऊपर रहने लगे थे, ठीक है, लेकिन उनसे हमें आजादी थी, लेकिन हमें अपने आप से ही आजादी नहीं थी, हमें लोगों के बीच से ही आजादी नहीं थी, हम अपने देश में रहते हुए भी आजाद नहीं थे। वो तो हम आजाद कब से हुए, 26 जनवरी 1950। इमेजिन करिए, आप एक मिनट के लिए इमेजिन करिए कि अगर आपके पूरे चित्रकूट एरिया से अगर आज की डेट में पुलिस हटा ली जाए, ये कह दिया जाए कि पुलिस बिल्कुल नहीं है, ना ही डीएम है, ना ही कोई अधिकारी है, पुलिस है ही नहीं, जिसको जैसे रहना है वैसे रहे, जिसको जहां घर बनाना है घर बनाए, जिसको जहां से कुछ लेना है वो ले, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो आप एक महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि चित्रकूट की क्या दशा हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस सर। समझ में आ रही? इमेजिन करिए कि अगर ये सारा सिस्टम हट जाए तो क्या होगा, कोर्ट हट जाए, न्यायालय न रहे। सोचिए ये इतने होने के बावजूद भी जिले में इतनी समस्या हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट में इतनी समस्या हो जाती है, आए दिन कुछ ना कुछ हमें समस्या सुनने के लिए मिल जाती है, लेकिन इक्का दुक्का ही मिलती है, रेयर केस में, कभी कभार यहाँ सुन लिया, कभी कभार वहां। लेकिन अगर ये सारा सिस्टम हट जाए, ये सारा सिस्टम हट जाए, तो सोचिए कि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति, कोई भी पावरफुल व्यक्ति आपके साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता है और आप कहीं भी उसके लिए जा नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, कोई आपकी सुनने वाला नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है ना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी कि नहीं थी, बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। अब आपको समझ में आ गया। अब मुझे भी लग रहा है कि अब आपको बहुत बेहतर समझ में आ गया है ना। अरे क्वेश्चन है। तो देखिए आपकी जो क्लास है बेटा वो 4 मिनट में अपने आप एंड हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर 4 मिनट इट विल एंड। 1 मिनट का टाइम लेके मैं थोड़ा सा और कुछ बता दूं, इसके बाद फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन ले लेता हूं। नहीं अब क्लास नहीं हो पाएगी, नहीं अब हमारी क्लास है लेकिन वो 7th में है,
आप लोगों को तो प्रमोट कर दिया गया है। सर एक क्लास और सर है। 11th से कौन 11th क्लास? सर 11th से सर आगे एक और है। 13 हाँ वो क्लास पता नहीं कैसे प्रिंट हो गई है, इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन एक दिन में एक ही क्लास है और उसके बारे में अभी बात कर लेंगे सबसे, अगर होगा तो फिर कहीं वो साइंस की तो नहीं है? यस पता नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाएगा। ठीक है कि वो हमारी है कि क्या है, क्योंकि हर दिन में एक ही क्लास सबकी रखी गई है और अगर पॉसिबल होगा तो हम आएंगे, नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आएंगे तो हम मैसेज कर यस देंगे। सर। ठीक है, अगर हम आएंगे तो हम आपसे मैसेज कर देंगे, आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर हमारी क्लास अगर हमें लेना होगा तो मैसेज जरूर करेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हम अगर टाइम टेबल मान लीजिए हमारा लगा हुआ है, अगर मैसेज में नहीं कर रहा हूं तो उसका मतलब कि आज की क्लास नहीं होगी, सर किसी स्कूल के दूसरे काम में बिजी हो चुके हैं, ये भी बात आप लोग समझ लिया करिए कि स्कूल का कोई दूसरा काम है जहां से सर बिजी हो गए हैं, इस वजह से आज की ऑनलाइन क्लास नहीं है। अगर हमने मैसेज किया है तो मतलब ज्वाइन। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग अपने टॉपिक पर मूल रूप से अपने टॉपिक पर नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं इधर उधर की बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, तो अब आपको पार्लियामेंट समझ में आ रहा होगा कि पार्लियामेंट की आज जरूरत क्यों है और पार्लियामेंट का अब रोल भी समझ में थोड़ा थोड़ा आपको आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें सीधे सीधे डायरेक्ट हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे और विस्तृत तरीके से राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, फिर लोकसभा के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, राज्यसभा के बारे में बात करेंगे फिर लोकसभा के बारे में बात करेंगे। या अगर आप कह देंगे कि सर लोकसभा पढ़ाइए तो हम लोकसभा पहले पढ़ा देंगे। ठीक है, जो आप कह देंगे उसी को हम पहले स्टार्ट कर देंगे कि लोकसभा क्या है। लोकसभा में चुनने के लिए लोकसभा के अगर आप भी मेंबर बनना चाहते हैं तो फिर आपको आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। राज्यसभा का अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, आपकी भी कभी इच्छा करे कि नहीं हम भी राज्यसभा में इसके मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। अब जैसे कोई आप नौकरी है, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो क्लास 12 पास करके कोई ग्रेजुएशन करेंगे तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, क्लास 12 पास करना, फिर उसके आगे ग्रेजुएशन करना और फिर उसके आगे आगे काम, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है ना, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और राज्यसभा के पावर के बारे में बात करेंगे, लोकसभा के पावर के बारे में बात करेंगे, लोकसभा के पास क्या पावर है, राज्यसभा के पास क्या पावर है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है 1 मिनट का ही टाइम है, आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हाँ बताइए सर वो आपने बोला था कि पूरे देश में साइन करवाया था, सर एक एक घर में जाके साइन करवाए थे। नहीं बेटा, हमारे द्वारा जो चुने गए मेंबर हैं, हमारे द्वारा जब अंग्रेज थे उस समय भी इलेक्शन हुआ था, 1937 में इलेक्शन हुआ था 11 प्रोविंसेस से। जैसे आज हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं, वैसे 11 स्टेट थे उस समय। उस 11 स्टेट से कई सारे मेंबर चुने हुए, हम लोगों ने वोट किया था, हमारे कांग्रेस के उस समय मेंबर थे वो चुने हुए थे, उनके सिग्नेचर हुए थे। हम लोगों के सिग्नेचर क्यों होंगे, सबके सिग्नेचर नहीं होंगे। हमने बताया ना कि हमारा जो मेंबर जाएगा आगे वो अब काम करेगा, देश के लिए काम बनाएगा। अब हम बार बार रोल नहीं अपना अदा करेंगे, हमारा काम उनको वोट देना था, काम खत्म। अब हमारे द्वारा चुने गए मेंबर वो वहां काम करेंगे। उन्होंने सभी ने साइन किया था, है ना, उन्होंने सभी ने अपना हस्ताक्षर किया हुआ जो उनकी सभा थी। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। सर मेरा शुभ का। हाँ बताइए। सर ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बढ़ते क्यों हैं? हाँ इसको अभी इसको कल डिस्कस करें तो और अच्छा होगा सुपर। इसको बढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि ऐसा सीधे सीधे सुन लीजिए, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन है ना डे बाय डे बढ़ रही है तो नंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो बढ़ेंगे। यस सर। पार्लियामेंट के मेंबर भी तो बढ़ेंगे। अब आपको एक जानकर आश्चर्य होगा कि 2025 या 26 में हम लोग लगभग चीन को पीछे कर सकते हैं जनसंख्या के मामले, पॉपुलेशन के मामले।